नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम के द्वितीय अध्याय लहासा की ओर, जो एक यात्रा वृत्तांत है, का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पढ़ते हैं लेखक की जीवनी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जब वे पहली बार तिब्बत की यात्रा पर गए थे, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की। उसी समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए पढ़ते हैं लहासा की ओर। ये तिब्बत की राजधानी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंगफोर्ड का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाली नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्यागा हुआ। वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी।
वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों न हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंनी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। चौंगी जो होता है वो चाय को हिलाने का एक बर्तन होता है। चौंगी जो शब्द है ना, वो चाय मिक्स करके उसको हिलाने का एक बर्तन होता है जिसे हम चौंगी कहते हैं। और मिट्टी का जो टोंटीदार बर्तन होता है, जो आप केटली समझते होंगे चाय वाली, जिसे हाथी की सूंड की तरह बना हुआ, उससे वो चाय डालते हैं वो। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं। अब वहाँ चाय कैसे बनती थी? नमकीन चाय बनती थी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। ये एक तिब्बत की सीमा का स्थान था, थोड़ला। ये जो थोड़ला है वो तिब्बती सीमा का एक स्थान था जहाँ से तिब्बत की सीमा समाप्त होती है। थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। ये जो सुमति थे ये एक बौद्ध भिक्षु थे जो लेखक के मित्र बने थे। तो यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब वो भिखमंगे के वेश में थे तो उनको भिखमंगे के वेश में होते हुए भी उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में। भद्र यानी सक्षम कह सकते हैं अपन, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित जो यात्री है उसके वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे निकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा जो शब्द आया है यहाँ, ये जो डांडा है ये कोई ऊंची ज़मीन जहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित हो ना, वैसी कोई ऊंची ज़मीन होती है, उसको डांडा कहते हैं। तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। निर्जन स्थान जहाँ पर कोई भी जन नहीं रहता, यानी किसी का निवास न हो, वो होता है निर्जन स्थान। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं।
लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। अब जैसे भी कहीं पर भी ऐसी कोई सूरत देखते कि भाई डाकू के जैसी उसकी सूरत है, किसी भी इंसान को देखते रास्ते में चलते हुए और उनको लगता कि ये निर्जन स्थान है और यहाँ ये डाकू हो सकते हैं, तो वो वैसे भिखमंगे के वेश में तो थे ही, लेकिन उनको देखते ही जैसे वो उनको लगता कि ये डाकू हो सकता है तो वो कूची कूची का अर्थ होता है दया दया, तो कुची कुची करके टोपी उतार देते, जीभ निकाल देते और उनसे भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के 4 हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे, यानी इतने तो जो शिखर थे वो पीछे चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब ये जो भीठा शब्द आया है, ये जो भीठा शब्द है ना, इसका अर्थ है टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान। टीला होता है ना, उसी के आकार का एक ऊंचा सा स्थान होता है, उसको भीटा कहते हैं। तो वो बिल्कुल एकदम नंगे थे, उनके ऊपर मतलब कहने का कि कोई ऐसे बर्फ से ढका हुआ ऐसा कोई स्थान नहीं था। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था वापस। अब वो चढ़ तो गए थे डांडे पे, अब उनको डांडे से वापस उतरने के लिए नीचे की तरफ चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चढ़ना तो मुश्किल होता है लेकिन उतरना बिल्कुल आसान होता है। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये जो डॉन नाम आया है, डॉन ये है स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज। ये 17वीं शताब्दी के उपन्यासकार थे, स्पेन के थे। तो डॉन क्विक्जोट इनका जो नाम था, डॉन क्विक्जोट, जो घोड़े पर चलता था। अब घोड़ा कैसे झूमता हुआ चल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये घोड़ा जो है आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 रास्ते फंट रहे थे, 2 रास्ते जा रहे थे। अब लेखक को ये पता नहीं था कि उसको किस रास्ते पे जाना है। अब जब 2 रास्ते जा रहे थे तो उनको पता नहीं था कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है। तो उन्होंने बाएं का रास्ता ले लिया
बाईं तरफ का जो रास्ता था वो ले लिया और मील 1.5 मील चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर वहाँ से लौटे और उसको पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब वह तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे जो होते हैं वो गाय भैंस जो होती है उनके जो गोबर से बने हुए होते हैं, उनको जो ईंधन में जलाने के लिए काम लिया जाता है, उनको कंडे कहते हैं। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। चाय सत्तू, सत्तू जो होता है, सत्तू जो हम लोग सामान्य तौर पर तीज त्योहार पर लाते हैं, वो सत्तू जो चने का चावल का बना होता है। और थुक्पा, थुक्पा जो है, ये जो थुक्पा है ये है सत्तू या चावल के साथ मूली। सत्तू या फिर चावल, उनके साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली सी लेई। लेई ऐसे मतलब तरल पदार्थ होता है, उसकी तरह बना करके पकाया गया एक खाद्य पदार्थ होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, पतली पतली जो कपड़े को फाड़ करके जो लीरी बनाई जाती है उसको चीरी कहते हैं। बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। अब ये जो गंडा शब्द आया है, ये जो गंडे या जो भी गंडा बना लेते थे, ये है मंत्र पढ़ करके एक रस्सी होती है, धागा होता है या फिर कपड़ा होता है, उसको गूंथ करके बना लेते हैं और मंत्र पढ़ करके उसमें गांठ लगा देते हैं। फिर मंत्र पढ़ते हैं, फिर गांठ लगा देते हैं। ऐसे गांठ गांठ लगाया हुआ कपड़े का बना हुआ एक बड़ा सा धागा, जिसको गंडा कहते हैं। वह अपने यजमान के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, ये जो मंत्र लगा कर धागे बनाए हुए हैं इनको बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया जिसमें अपन कह सकते हैं भारवाहक, जो भार को ढो सके वो, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे ही तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। मतलब 10-11 बजे की धूप जो थी उसमें भी उनको क्या लगता था कि वो जो है 2 बजे की भरी दोपहरी में चल रहे हो, सूरज की ओर मुंह करके, वो भी इतनी तेज वहाँ की धूप होती है। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा जो है बर्फ हो रहा है। बर्फ होना यानी जम रहा है, ऐसे मतलब दर्द हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सीकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे मोटे
छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार जो है खुद ही खेती कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु जो नम से होते हैं बड़े भद्र पुरुष थे, बड़े ही शिक्षित थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर कहते हैं बुद्ध वचन के जो अनुवाद होते हैं उनकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ वहाँ रखी हुई थी और मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था मतलब जो वहाँ पर बुद्ध वचन की जो पुस्तकें लिखी हुई थी उन पुस्तकों में लेखक रम गया था। अब पुस्तकों के भीतर होना, पुस्तकों के अंदर तो घुसने से रहे, लेकिन वो जो पुस्तकों में मग्न हो गए थे, उन पुस्तकों के बीच में लीन हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2-3 दिन लगे, लेकिन वह तो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। ये लहासा की ओर जो तिब्बत की राजधानी थी उसकी यात्रा की थी लेखक राहुल जी ने, उसका हमने यहाँ परिचय पढ़ा। नमस्कार।